नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? बताइए। जो भी पढ़ा रही हूं आप लोगों को वह चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में लिख दिया करें, ताकि हमें भी संतुष्टि हो जाए कि नहीं, जो पढ़ाया वह ठीक पढ़ाया। ठीक, तो आज हमारी जो चर्चा होगी वह सिंधु घाटी का समाज और धार्मिक जीवन पर होगी। ठीक, एक मैसेज मेरे पास आया था मोबाइल पे कि बहुत ज़्यादा वीडियो बन जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि वीडियो ज़रूर ज़्यादा बन रही है, लेकिन मैं पूरा का पूरा व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, YouTube पे हो सकता है आप लोगों ने एक वीडियो देखा हो, संभवतः 2 वीडियो, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 वीडियो किसी ने बनाया होगा। मैं ज़्यादा देखी नहीं हूँ, लेकिन एक मेरे पास मैसेज आया कि लोग 2 वीडियो में भी सिंधु घाटी को ख़त्म कर दिए हैं। तो देखिए, अब ये उनका तरीका अलग है और मेरा तरीका अलग है। आप मेरी पहली क्लास अगर सिंधु घाटी की किए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें लगभग मैंने सभी बातें बता दिया था। ठीक, उसमें संभवतः कला वाली पूरी की पूरी बातें नहीं रही होगी और ना ही पूरी पतन की बातें थी। बाकी सारी की सारी बातें एक क्लास में हमने आपको समझा दिया था। एक क्लास हम और लगा देते, सब पतन कला सब उसी में आ जाती। ठीक, जो भी सैंधव सभ्यता का जो भी लोक कलाएँ थी, जो भी कुछ था कला के अंतर्गत, मोहर, मूर्ति कला, है ना, मृदभांड, ये सब जो भी इसके कल वाली जो क्लास में थी वो सब दूसरे क्लास में हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जो मैं ये लिखवा के काम कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छे के लिए कर रही हूँ। और दूसरी बात कि किसी ने बुक पूछा है कि मैं कोई पुस्तक बता दूँ इसकी क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को ये सब जो लिखवा रही हूँ इतना, ये सब मैं कई किताबों से निकालती हूँ। दूसरा कि मेरे अपने गुरु हैं, उन्होंने भी जो भी कुछ मुझे पढ़ाया था उस दौरान जो बातें मुझे पता चली थी वह भी मैं इसमें समाहित करके आप लोगों के सामने रखती हूँ। ठीक, और एक और मैसेज आया था मेरे पास कि क्या ये पीजीटी के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक रहेगा? अगर मैं कहूँगी कि ये ठीक है, ठीक, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बुकों को पढ़ लीजिए। मार्केट में आती हैं बुकें, बहुत तमाम बुकें आती हैं, आप पढ़ लीजिए। अगर कोई पीजीटी के लिए पूछ रहा तो मैं एक संभावना जता रही हूँ कि आप इतिहास से एमए किए होंगे। ठीक, तो जो भी आपके पास बीए स्तर की बुकें होंगी, एमए की नहीं, एमए की बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बीए स्तर की जो भी बुक हो वह पढ़ लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उस बुक को आप पढ़ के ही पास हुए हैं, तो वो चीज़ें आपको अधिक समझ में आ जाएंगी। बाकी आप मेरे क्लास को अगर देखना चाहते हैं, इससे जो भी कुछ अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यह गलत नहीं होगा। पेपर मैं नहीं बनाऊंगी कि यह बता दूं कि ये सारे प्रश्न ये वाले प्रश्न हैं, पर हाँ, इन परीक्षाओं से मैं भी गुजरी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या सही हो सकता है और क्या सही किया जा सकता है। ठीक, और इग्नू की बुक कहीं मिल जाए आप लोगों को, ठीक, इग्नू की जो बीए लेवल की बुकें होती हैं, इग्नू की मिल जाए तो वह आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, बुक का तो भरमार है। इतिहास कोई एक नहीं लिखे है कि मैं ये बता दूँ ये बहुत अच्छा है। जब मैं खुद एक बुक से नहीं पढ़ा सकती हूँ तो मैं एक ही बुक क्यों बताऊँ। ठीक, तो इग्नू की बुकें अच्छी मानी जाती है, वो तो यूपीएससी के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो आप लोग उसमें काफ़ी कुछ छोटे स्तर में भी समझाया उसने, बड़े स्तर में भी एक तरीके से समझाया है। ठीक,
अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है वो। बाकी आप लोग और भी बुक पढ़ना चाहें तो प्राचीन के लिए रामशरण शर्मा है और कोई श्रीमाली हैं, ठीक, जहाँ श्रीमाली प्राचीन के लिए पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हैं। अब बाकी मैं अगर और आपको कम में जानकारी चाहिए तो CBSE बोर्ड की जो बुकें आती हैं हिस्ट्री की वो पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। काफ़ी लंबी क्लासें बन जाती हैं, वैसे ही शायद 8-10 बन चुकी हैं, जो भी बनी हो गिनती नहीं याद है मुझे, ठीक। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वह होगी सिंधु घाटी के अंतर्गत समाज और धर्म, ठीक। सैंधव सभ्यता, यहाँ देखिए मैं लिखी भी हूँ, सैंधव सभ्यता, सैंधव समाज एवं धार्मिक जीवन, ठीक, धार्मिक जीवन। यहाँ पर देखिए समाज और धर्म दोनों एक से जुड़े होते हैं। अगर समाज है तभी धर्म है, नहीं अकेला धर्म कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें महत्वपूर्ण हैं, हम इन दोनों समाज की भी बातें और धर्म के संबंधित बातें इसी में समाहित करके हमने बनाया है, ठीक। तो एक एक लाइन मैं जो भी बताऊंगी आप लोग समझिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्तरीयकरण भी देखने को मिलता है। जो सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। मतलब यानी कि उस समय समाज भी 4 वर्गों में विभक्त था, 4 भागों में विभक्त था। कैसे? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और कृषक। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्तरीकरण भी देखने को मिलता है। खुदाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ पर 4 प्रकार के सामाजिक या व्यापारिक वर्ग था। कैसा? आप समझ लीजिए कि वैदिक काल से ऐसा, जो पढ़े लिखे होते हैं वह तो नहीं, पर फिर भी एक जनमानस में ऐसा होता, पढ़े लिखे का मतलब जो इतिहास पढ़ता है वह तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक जनमानस की बात करें तो लोग सोचते हैं कि वैदिक काल से ही जात वाली बात आई है। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो भी हो, कुछ मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर यह मैं ज़रूर कहूँगी कि यह जो भी बातें हैं वैदिक काल से नहीं, यह उसके पहले वाले काल में भी यह विद्यमान थी। किस रूप में? देखिए यहाँ पर जो वर्ग, जो 4 वर्ग में जो बटा है, यहाँ पर क्या है? पहला है पुरोहित, पुरोहित मतलब ब्राह्मण, योद्धा, योद्धा मतलब क्षत्रिय, व्यापारी, व्यापारी यानी वैश्य, श्रमिक, श्रमिक यानी शूद्र, ठीक। तो यहाँ पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी देखने को मिलता है कि उस समय काल में भी इस तरीके बस शब्द बदले गए हैं, ठीक। अब सैंधव सभ्यता के अंतर्गत 4 मानव प्रजाति के साक्ष्य पाए गए हैं। जो ये सैंधव सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 4 प्रकार के मानव पाए गए हैं, ठीक। भाई हम और आप जो है ना, हम लोगों की अपनी एक प्रजाति है, ठीक। अब कौन सी प्रजातियां हैं? देखिए, यह जो प्रजाति, मानव प्रजाति की बातचीत है ना, यह एक भूगोल का विषय है, ठीक। तो यहाँ मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ा रही हूँ। अगर इस मानव प्रजाति की मैं चर्चा करने बैठू जाऊँगी तो क्या होगा? 2-3 क्लासें इसकी बन जाएंगी। तो इसलिए जितना इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उतना ही मैं बता रही हूँ, ठीक। बाकी किसी को अगर वास्तव में चाहिए कि मानव प्रजाति, तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो वगैरह बनाए होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं खुद ही किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर सैंधव सभ्यता के अंतर्गत 4 मानव प्रजाति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड,
मंगोलायन और अल्पायन, यह 4 प्रकार की। इतने ही आपके मतलब के लिए काफ़ी है। अब इसमें प्रश्न यही आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की मानव प्रजातियां पाई गई थी, 2, 3, 4, या यह पूछ दे कि इस निम्न में से कौन सी मानव प्रजाति नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है, हमने आपको कांसे की एक नर्तकी की बात की थी ना, कि कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली थी, बहुत बार बताया ना, दोहराऊंगी नहीं। ठीक, जो कांसे की नर्तकी मिली थी वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की बनी थी। यानी जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग, उनके जो नाक जो भी हो थे, वो कांसे के नर्तकी उसी नस्ल की बनी हुई थी। अभी अपने भारत में ही, उत्तर भारत में लोगों के सूरत खोपड़ी अलग होते हैं। आप वहीं पूर्वोत्तर भारत में पता नहीं, ज़रा असम चले जाइए, देखिए कैसा है। वैसे मैं भी असम गई हूँ, मुझे तो सभी एक जैसे चेहरे लग रहे थे। मुझे बड़ी समस्या हो रही थी कि कौन कौन है, कैसे पहचाना जा सकता है। लेकिन वहाँ तो ऐसे ही है, तो एक दूसरे को लोग पहचानते होंगे, लेकिन मुझे न समझ नहीं आ रहा था। यही हाल मैंने सिक्किम में भी देखा था, वहाँ पर भी चेहरे एक जैसे लगे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मंगोलायन, जो योगी बाबा की मूर्ति की हम बात किए, योगी, ठीक, एक योगी जी मिले थे ना, वो जो योगी बाबा हैं वह मंगोलायन प्रजाति के थे। ठीक, यह 2 बातें आप जान लीजिए। इन 2 में से कोई एक अगर पूछे तो आप जवाब दे देंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है, इस एक लाइन में 3 प्रश्न हैं। पहली बात कि 4 मानव प्रजाति हैं सिंधु घाटी में, पहला ये प्रश्न हो गया। इसी में यह पूछ दे कौन प्रजाति है या कौन प्रजाति नहीं पाई गई। ठीक, और ये दूसरा प्रश्न कि कांसे की जो नर्तकी है वह किस प्रजाति से संबंधित है, यह तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, योगी वाले मूर्ति वो किस प्रजाति से, यानी कि इस एक लाइन में 3 प्रश्न हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुरुषों की तुलना में स्त्री मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं। ठीक, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज का स्वरूप संभवतः मात्र सत्तात्मक रहा होगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वह मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का आशय लोगों ने लगाया, अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, औरतों की सबसे अधिक है, स्त्री की मृण मूर्तियाँ मिली। इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक थी। ठीक, यहाँ पर देखिए मात्र सत्तात्मक तो थी, लेकिन अगर यही स्त्रीलिंग की हम बात करें तो यहाँ पर गाय वाली बात नहीं है, ज़रूरत का नियम इधर भी था। उस समय लोग ज़्यादा मांसाहारी हुआ करते थे, मेहनत कस लोग थे, खेती बाड़ी करते थे, अनाज वगैरह हो जाता था अच्छे से तो खाते थे। ठीक, वहीं अगर हम इसके आगे जो वैदिक काल आता है तो वहाँ पर वहीं गाय का महत्व बढ़ जाता है। उन लोगों ने सोचा होगा कि काहे के मेहनत करना इतना, गेहूँ तो पहले से उग चुका है, तो गेहूँ उपजाओ, गैया का दूध निकालो और दूध रोटी खाओ ना, चावल भी तो था, दूध चावल खा लो। अब दूध चावल और क्या बोलते हैं, दूध भात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत सैंधव सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि मेसोपोटामिया में मंदिर था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं था, मूर्ति जरूर था। ठीक, यहाँ पर किसी भी स्थल से कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं पाया गया है। सैंधव सभ्यता के लोग मातृदेवी, अब यहाँ देखिए आपके धार्मिकता से जरूर जुड़ गया है प्रश्न। सैंधव सभ्यता के लोग मातृदेवी, पशुपति शिव,
पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, अग्नि पूजा, ताबीज, जादू टोना के लिए, ठीक, तथा स्वास्तिक जैसे शुभ प्रतीकों का भी पूजा करते थे। यहाँ पर जो सेंधोवासी थे वहाँ पर मातृ देवी की पूजा करते थे। अर्थात भाई आज भी देखिए दुर्गा माता की पूजा होती है ना, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो जाए, चाहे सरस्वती के रूप में हो जाए, है ना। और पशुपति शिव, पशुपति शिव को पहचाना किसने कि ये आद्य शिव है? जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को पहचाना कि आज वर्तमान वाले शिव शंकर भोलेनाथ हैं, ठीक, पशुपति शिव। और यह जो शिव की जो मूर्ति मिली पशुपति शिव, वह जॉन मार्शल को नहीं मिली थी, वह मैके को मिली थी। मैके ने इनको दे दिया गिफ्ट में, लो तुम संभाल लो अपना, ठीक, तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। तो इन्होंने पहचाना कि यह आद्य शिव हैं। और यहाँ पर ताबीज वगैरह भी थी। अब जादू टोना, जादू टोना तो आज भी है ना, नज़र वज़र लोग झाड़ते हैं, क्यों, है कि नहीं? जब उस समय थी तो आज भी है, ये अंधविश्वास तो आज भी है। ताबीज बांधते थे। पशु पूजा, आज भी लोग पशु पूजा करते हैं, भाई बैलों की पूजा करते थे। उस समय देखिए गाय का कोई महत्व नहीं है। अगर गाय नहीं थी तो ये बैल कहाँ से आया? वृषभ। यानी कि यहाँ पर भी एक ज़रूरत का नियम है। उस समय हल जोतने का साक्ष्य तो मिला है, बता चुकी हूँ पहले। तो हल जोतते रहे होंगे, किससे? इस बैल से, ठीक। लेकिन आप वहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज होने का प्रमाण मिल रहा है, जबकि यहीं बाद के कालों में मात्र सत्तात्मक समाज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि यह मात्र सत्तात्मक खत्म कब हुआ होगा? पहले बैल की उपयोगिता ज़्यादा थी, हल जोतना था, ठीक, बैल, उसी गाय का कोई महत्व नहीं होता, गाय के कोई आकार प्रकार नहीं पाया जाता, कोई सी पर भी वो नहीं। लेकिन वहीं वैदिक काल में गाय का महत्व बढ़ जाता है, ठीक। और उसी तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर जब समाज मात्र सत्तात्मक के बजाय पितृसत्तात्मक बना, तब तक इतने ज़्यादा क्षेत्र का विस्तार करने वाली बातचीत हो चुकी थी। एक क्षेत्र को जीतना, एक राजा को हरा के अपना अधिकार कर लेना, ये सब चीज़ें हो चुकी थी। आपको पता है कि जब लोहे का आविष्कार हुआ, जब लोहे की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में, तब से जाकर ये मात्र सत्तात्मक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर युद्ध कर लड़ने की बातचीत थी। युद्ध कौन लड़ेगा? जब महिलाएं घर संभालेंगी तो युद्ध लड़ने के लिए पुरुष चाहिए, लड़का चाहिए। तो इसलिए उस समय काल में जितने भी मंत्र हुए, जितने भी पूजा पाठ हुए, सब पुत्र को लेकर हुए, पुत्र कामना को लेकर हुआ। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ना था। जैसे कि इस समय बैल की ज़रूरत थी, ठीक, दूध की ज़रूरत, ये सब। चलिए अब ये सब तार्किक बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक और बात है, जल पूजा आज भी होता है। क्या गंगा जी की पूजा नहीं होती? होती है ना। अग्नि पूजा आज भी होती, यज्ञ वगैरह आज भी होता है, ठीक। वृक्ष पूजा आज भी होता है, बरगद पीपल सबके पूजे होते हैं ना। और एक और है स्वास्तिक जैसे शुभ प्रतीकों का। यह स्वास्तिक किसके लिए है? जल सामने पड़ा हुआ है, ठीक, वृक्ष सामने है। ये सूर्य देवता तो सामने थे लेकिन पास नहीं थे। लेकिन यह जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक किसके लिए? सूर्य देवता के लिए है। अब आप ये लोग ये कहेंगे कि स्वास्तिक गणेश जी के लिए, बिल्कुल है, ठीक। आज के दौर में यही मान्यता है। पर मैं यह कहती हूँ कि स्वास्तिक का जो पूजा होता है ना, जो प्रतीक बनाया जाता है, वह सूर्य देवता के लिए है। अगर आप उनकी बनावट पे जाएंगे, कैसे बनता है स्वास्तिक? जैसे भी स्वास्तिक बनता हो थोड़ा थोड़ा रहता है ना। कैसे बनता है भाई? इस तरीके से कुछ बनता है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, है ना।
अगर इसी को आप ये थोड़ा ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, यहाँ ऐसे मिला दीजिए, क्या हो गया, ये पूरा गोल बन जाता है। सूर्य सभी जगह सभी दिशाओं में अपना प्रकाश देते हैं। ये कहीं न कहीं, यह मैं एक अपना अनुभव बता रही हूँ, लेकिन यह याद रखें कि यह स्वास्तिक और भी साक्ष्य पाए गए हैं कि यह स्वास्तिक जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, यह सूर्य देवता के लिए है। ठीक, अब आगे बढ़ते। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोक परलोकवाद तथा पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर हड़प्पा के लोग लोक परलोकवाद तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। लोक यानी यह लोक जो हम हैं, लोक, परलोक यानी बाद वाला, पुनर्जन्म दोबारा जन्म लेंगे। आप लोग देखेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता में लोग इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे। जब इनके यहाँ इनका परिजन, इनका जो भी सगा संबंधी मृत हो जाता था, मर जाता था, तो वो इस पर विश्वास करते थे, क्योंकि मृतक के साथ उसके कब्र में उसकी प्रिय वस्तुएं रख देते थे, खाने पीने के सामान रख देते थे कि आप यहीं रहो, अपने पुनर्जन्म का इंतज़ार करो, तब तक आपके लिए भोजन पानी है, नाश्ता वास्ता डिनर उनर करते रहो, और जब पुनर्जन्म होगा तब आना। क्यों, ऐसा कुछ रहा होगा? हाँ, ऐसा कुछ रहा। आप लोगों को हंसने के लिए बोल दे रही हूँ। यही एक सोच थी कि इस लोक में तो उन्होंने जिया, अभी वर्तमान में जब ये मर गए तब भी परलोक यानी स्वर्ग में जाने वाले हैं। इन सब चीज़ों का सिद्धांत उस समय नियम लागू था, पुनर्जन्म होगा ऐसा विश्वास था। ठीक, क्योंकि यहाँ के लोग, वही लाइनें हम जो बता रहे हैं आपको समझाए, वहीं देखे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोक परलोकवाद पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ के लोग मृत व्यक्ति के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी कब्र में रख देते थे। सैंधव समाज के अंतर्गत 3 प्रकार के अंत्येष्टि क्रिया का साक्ष्य मिला है। यह बात पहले भी हम बता चुके हैं ना, लेकिन यह समाज है, तो समाज में जो धार्मिक कर्मकांड होता है वह क्या हुआ, धर्म में आ गया, तो यह भी एक कर्मकांड है मरने के बाद भी। ठीक, सैंधव समाज के अंतर्गत 3 प्रकार के क्या हुआ, समाधान यानी अंत्येष्टि क्रिया का साक्ष्य पाया गया। कौन सा? पूर्ण समाधान, पहले नंबर है पूर्ण समाधान, यानी मृतक को सीधे सीधे पूरा शरीर उसी में दफना देना, मिट्टी में गाड़ देना। ठीक, और यह सबसे अधिक प्रचलित थी, सर्वाधिक प्रचलित था। आंशिक समाधान अर्थात किसी टीले पे मृतक को फेंक देना, चील कौआ खा जाए, जो उसकी बची बची हड्डी उड्डी है उसको लाके गाड़ देना, आंशिक समाधान। दाह संस्कार की उसको जला दिया गया। ठीक, अब ये आपको क्या बता रहा है, उस समय भी, इस समय काल में यह बातें हो रही है। क्या पूर्ण समाधान? क्या पूर्ण समाधान आज नहीं हो रहा है? इस्लाम धर्म में होता है भाई, जो क्रिश्चियन होते हैं वह भी करते हैं। अब आंशिक समाधान भी है। अब हम दाह संस्कार की बात करें, क्या हिंदू धर्म में जो भी सनातनी होते हैं, क्या ये लोग नहीं करते, जलाते हैं ना? तो क्या उस समय था तो आज नहीं है? इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, अंत नहीं, यही अंत है, क्योंकि इसके गुणों में, इसके विशेषताओं में ह्रास हुआ, कमी आई, लेकिन वहीं से धीरे धीरे चीज़ आज भी विद्यमान है। ठीक, आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल जो है प्लॉटिंग वाला सिस्टम चल रहा है, फ्लैट बनते हैं। क्या ये चीज़ें क्या पहले नहीं थी, जो इतने सालों बाद अब निकली है? ठीक सॉरी। सैंधव समाज के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे तथा यह शांति प्रिय अधिक थे। सैंधव समाज के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये तो भाई यहाँ का जो समाज था, आधे से ज़्यादा आबादी ग्रामीण थी, मेहनतकश लोग थे। वो लोग अपना जीविका चलाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे, आगे बढ़े। आपने देखा कि यहाँ पर 7-8 स्थल ऐसे थे जो नगरीकरण की स्थिति में पहुँचे,
बाकी आबादी तो ग्रामीण थी। ठीक, यहाँ पर अब युद्ध की बात हम इसीलिए कहें कि यहाँ पर युद्ध नहीं है। युद्ध कब होता है? जब लोहा मिलता है, तभी तो अधिकार की बात आती है। लोहा मिला तभी से पुरुष की महिमा अधिक, स्त्री की महिमा कम, साम्राज्य विस्तार और ज़्यादा, दूसरे को मारो और अपना अधिकार जताओ। ये कब शुरू हुआ? जब लोहा मिला। उसके पहले अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ मनोरंजन के रूप में जीत होती थी। जब तक लोहे की आविष्कार नहीं थी तब तक एक जीत का जो मज़ा लेते थे ना, कैसे पशु पक्षियों को लड़ाना, पासा खेलना अर्थात जुआ, इन सब चीज़ों से जीत हासिल करते थे। ठीक, सैंधव समाज के लोग युद्ध प्रिय नहीं तथा शांति प्रिय अधिक थे। ठीक, ये लड़ना झगड़ना नहीं जानते थे, यानी किसी भी स्थल से इनको लड़ने वाले साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। ठीक, सैंधव लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र पहना करते थे। कपास तो था। ठीक, यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। कहाँ? हड़प्पा वाले। सैंधव सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष दोनों लोग आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक, उस समय देखे स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। आज वर्तमान परिवेश में भी बहुत सारे पुरुष, आपने लड़कों को देखा होगा, फैशन करते हैं ना। अगर आज कान में कोई बच्चा पहन लेता है तो उसको बुरा मानते हैं, बेकार है, आवारा है, वो फैशन है एक प्रकार से। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए पुरुष भी पहनता है। वहीं कान के बजाय कोई पुरुष गले में थोड़ा जंजीर पहन ले, गोल्ड की चेन पहन ले, क्या मानते हैं? बड़ा सभ्य व्यक्ति है। ठीक, चलिए, आप लोग भी हंस रहे हैं, हमारे सामने जो बैठे हैं लोग वो भी हंस रहे हैं। ये सब तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, को थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को। ठीक, सैंधव सभ्यता, सैंधव लोग मनोरंजन के लिए पाशा खेलना, सैंधव लोग मनोरंजन के लिए पाशा खेलना, नृत्य करना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, खिलौने आदि प्रमुख साधन थे। इन लोगों के जो भी मनोरंजन के चीज़ थे, ये सब क्या था? पशु पक्षियों को जो पाशा खेलना यानी जुआ, ये सब चीज़ें इनके मनोरंजन के साधन थे। नृत्य करना, देखिए नृत्य करने की हम बात करें तो एक बच्चा था, हमें उसने पूछा कि नृत्य और म्यूजिक में क्या अंतर होता है। नृत्य कोई ऐसी बात ही थी, तो वहाँ पर हमने समझा कि नृत्य और गाना बजाने सब हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में एक होता है। अगर नहीं, अब मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में म्यूजिक ही हो जाता है। ठीक, म्यूजिक का मतलब नाचना गाना बजाना, लेकिन हिंदी में यह अलग होता है। ठीक, नृत्य मतलब नाचना डांस करना। ठीक, गायन वादन ये सब अलग अलग आती है, अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन म्यूजिक की अगर बात करें सब एक ही में हो जाता है। लेकिन ठीक है, नृत्य एक अलग आता है, जो डांस करना होता है एक अलग हो जाता है, गाना संगीत हो जाता है, वादन बजाना, है ना, ये सब अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। सैंधव सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ठीक, भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, सरसों तेल, खजूर, तरबूज, मछली तथा बकरी का मांस, सुअर का मांस, ये सब आदि प्रमुख इनके भोजन थे। मांसाहारी भी थे ये लोग और शाकाहारी भी थे, दोनों प्रकार के लोग थे। ठीक, पर अधिकतर बात करें तो ये लोग मांसाहारी भी थे। ठीक, अब यहाँ पर हमने समाज और धर्म की जो मुख्य बातें हैं आपको बता दिया। अब हमारी चर्चा आगे होगी सिंधु सभ्यता का जो है अर्थव्यवस्था। ठीक, सिंधु सभ्यता कालीन आर्थिक स्थिति, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय। ठीक, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष
पशुपालन विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता, समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। ठीक, हड़प्पा कालीन जो अर्थव्यवस्था थी, सिंचित कृषि, यानी यहाँ पर मुख्य क्या था, कृषि, पशुपालन भी था। ठीक, कृषि था, पशुपालन भी, और विभिन्न प्रकार के दस्तकारियाँ, और ये लोग व्यापार करते थे, आंतरिक व्यापार करते थे और बाह्य व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार, भाई इनको कुछ सामान बनाना है तो अपने क्षेत्रों वगैरह में, क्षेत्रों से प्राप्त करते थे कच्चा माल, फिर उसे बना लेंगे। तो यहाँ तो व्यापार करते थे अपने स्थान पर, विदेशों में भी ले जाते थे। थोड़ा अगर यह लाइन थोड़ी आपको कठिन लगती है तो यहाँ सरल लाइनों में हमने लिख दिया है। ठीक, फिर से देख लीजिए। सैंधव सभ्यता कृषि तथा व्यापार के सूक्ष्म संतुलन पर टिकी थी। यही एक सबसे बड़ा शब्द है, सूक्ष्म संतुलन। ठीक, जो सैंधव सभ्यता जो पतन हो गया, ह्रास हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ये जो सूक्ष्म संतुलन एक नाजुक स्थिति पर था, एक कमजोर स्थिति पर टिकी हुई थी। इसका व्यापार में कमी आई और यहाँ के स्थलों में जो भी कुछ गिरावट हुआ ना, यही सूक्ष्म संतुलन पे, कमजोर स्थिति पे टिकी हुई थी। और इसी के गुणों में ह्रास हुआ, कमी आई और धीरे धीरे यह पतन के कगार पर आया। और आज पतन हुआ है भाई, अंत नहीं हुआ। अंत का मतलब पूरा विनाश, सर्वनाश हो जाना, कुछ भी ना बचना। लेकिन यहाँ आपने देखा कई सारे बातें, सूर्य पूजा तब भी थी, आज भी है। अग्नि पूजा तब भी थी, भाई यज्ञ करते थे, आज भी है। वृक्ष पूजा तब भी थी, आज भी है। शिव तब भी थे, शिव आज भी है। सूर्य तब भी था और सूर्य की पूजा आज भी है। गाय नहीं थी, लेकिन बैल, समय के साथ अब हल जोतने वाली बात नहीं रह गई, इसलिए बैलों का महत्व जरूर कम हुआ है। गाय का महत्व अभी भी बरकरार है। ठीक, अब यहाँ पर जादू टोना, ताबीज पहनना और क्या क्या चीज़ें आज भी बरकरार है। ठीक, मृदभांड थे, बन रहे थे ना, यानी कुम्हार की प्रजाति पहले भी थी, आज भी है। धातुओं को गलाने पिघलाने की बात थी, औजार बनाया करते थे, यानी कि वह वाली प्रजाति आज भी है, आज भी वैसे काम करने वाले लोग हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले था वही चीज़ धीरे धीरे अब आ रही है। ठीक, अभी भी वह निरंतर जारी है, सिर्फ हमारे समझने का फेर है, सब कुछ वही है। ठीक, सैंधव सभ्यता की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण उसका व्यापार था। व्यापार इनका इतना अच्छा था कि उस समय इनके यहाँ कोई मुद्रा वाली बातचीत ज़्यादा नहीं थी, विनिमय प्रणाली था। एक सामान लेना, उसके बदले दूसरा सामान अपने पास रखना। ठीक, व्यापार था जो कि विकसित व्यवस्था में था और संगठित रूप में था। जब यही व्यापार खत्म हुआ, उसमें बदलाव इतना ज़्यादा हो गया, आपको पता है कि और लोग भी आए। ठीक, तो ये धीरे धीरे इसका संगठन टूटा। जब संगठन टूटा, जब कोई संगठन टूट जाता, बिखराव हो जाता है, तो आपको अंदाजा बिल्कुल होगा कि क्या स्थिति होती है। ठीक, सैंधव सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक, सैंधव सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसके बावजूद सभ्यता के अधिकांश स्थल आबादी ग्रामीण थी। ठीक, यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, फिर भी यहाँ की अधिकांश आबादी, अधिकांश जनता ग्रामीण प्रकार के थे। ठीक, सैंधव समाज के लोग रबी की फसल उपजाते थे, जो कि नवंबर माह में बोई जाती थी तथा अप्रैल माह में काट ली जाती थी। ये सैंधव समाज के लोग ऐसा फसल उपजाते थे, ऐसी कृषि करते थे जिसे रबी की, आज के समय में रबी की फसल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे नवंबर महीने में अपने फसल को बोते थे, बीज डालते थे खेतों में, और अप्रैल के महीने में ये काट लेते थे। ठीक, अब आगे, अब देखिए
कुछ आगे है ना, सैंधव सभ्यता के लोग, यह लाइन शायद दोबारा हमने लिखा था ना, अच्छा उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी तो यहाँ पर हमने समाहित कर दिया, ठीक। यह लाइन शायद दोबारा हो गई है, पर कुछ चीज़ें उसमें हमने नारियल, अंगूर, नींबू ये सब नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। सैंधव सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, कपास, बाजरा, चावल के साथ साथ तरबूज, खरबूज, नारियल, अंगूर नींबू, केला आदि के फसल से परिचित थे। यहाँ पर देखिए ये जो भी है आप इसे महत्वपूर्ण मानिएगा, आगे भी हम लिखवा दिए थे कुछ चीज़ें, ठीक। अब यहाँ पर ये जो बाजरा है, बाजरा का जो साक्ष्य कहाँ से मिला है, बाजरा का साक्ष्य सुतकोतड़ा और सुरतघई से मिली है, ठीक। चावल का साक्ष्य, चावल भी लिखा हुआ है यहाँ पर, चावल, और चावल का साक्ष्य कहाँ है, कई बार बता चुके हूँ, लोथल, रंगपुर, ठीक। और जो रंगपुर से है चावल तो है ही, वहाँ पर फूसी के प्रमाण पाए गए थे, ठीक। सैंधव सभ्यता के लोग गन्ना तथा रागी से परिचित नहीं थे। यह दो ऐसे फसल थे जो सिंधु घाटी वालों को नहीं पता था। गन्ना मतलब ईख, जिससे गुड़ बनता है। रागी भी एक आटे वाली प्रजाति की है, यानी कि रोटी जिससे बन सकता है भाई। सरसों आपने देखा है, हालांकि मैं रागी देखी हूँ, ठीक। रागी दक्षिण भारत का एक प्रिय भोजन है, फसल है रागी। और कुल्थी जो होता है दाल वाली प्रजाति को, उससे दाल वगैरह बनाते हैं, लेकिन रागी से रोटी मतलब इडली डोसा बनाते हैं, ठीक। जैसे सरसों होता है उसी तरह सरसों के दाने के बराबर, उससे थोड़ा छोटा, वैसे ही शक्ल में कुछ ऐसे होता है रागी को पीस के क्या करते हैं, आटा का बनता है, उससे इडली डोसा जो भी कुछ बनाए, रोटियां बना सकते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कुल्थी से दाल बनते, दाल वाली बात है, ठीक। तो कुल्थी यहाँ नहीं लिखी, यहाँ पे गन्ना की बात है, ठीक। लेकिन कुल्थी भी समझ लीजिए, कुल्थी कहाँ थी, कुल्थी रागी का मतलब हम ये बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में थी, पढ़ा चुके हैं पहले आप लोगों को ये बात, ठीक। और ये गन्ना यानी ईख, रागी से सिंधुवासी गन्ना और रागी से परिचित नहीं थे। गन्ना से गुड़ बनता है, ठीक। हड़प्पावासी विश्व में प्रथम कपास उत्पादक थे, इस कारण यूनानी ने सिंडन कहा। जो हड़प्पा के लोग थे वह पहली बार, इन्हें कहा जाता है हड़प्पा के लोगों को कि कपास का उत्पादन इन्होंने किया था, ठीक। इसी कारण विश्व में पहली बार कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था, और इसी कारण यूनानियों ने इन्हें सिंडन कहा था। सैंधव सभ्यता के लोग सिंचाई करने के लिए नहर प्रणाली से परिचित नहीं थे, यानी सिंचाई तो करते थे, ये फसल उगाते थे अपनी, लेकिन कैसे, कुएं तो था इनके पास, जल व्यवस्था थी, वर्षा का पानी रोकते थे, बांध बना के सिंचाई पानी रोकते थे, वर्षा का पानी बांध बनाकर जल रोकना जानते थे, पानी को रोकना जानते थे और उसे सिंचाई किया करते थे, ठीक। लेकिन उन्हें नहर के निर्माण करें, नहर बना के हम ले जाएं, यह बात उनको नहीं पता थी, ठीक। हड़प्पा वासियों को सैंधव सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए बांध का पानी, वर्षा का पानी, तालाब तथा कुओं का प्रयोग करते थे, ठीक। जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और जिस तरीके से ले जाते, लेकिन नहर बना के नहीं ले आते थे, ठीक। इसका अब परिचित नहीं थे, ये क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे नहर का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया, इसलिए नहर से परिचित नहीं थे। सैंधव लोगों का सबसे प्रिय वसु वृषभ था, जिसका कृषि उपयोग के साथ साथ धार्मिक महत्व भी था। यहाँ पर सबसे प्रिय पशु वृषभ बैल थी, जिसका धार्मिक महत्व भी था।
सैंधव सभ्यता के प्रिय पशु में गाय शामिल नहीं थी भाई। उस समय गाय शामिल नहीं थे। गाय का कोई भी साक्ष्य का मतलब कि भाई जब गाय नहीं होगी तो ये कैसे आएगा, है ना। लेकिन किसी भी वस्तु पे गाय का कोई चित्रांकन नहीं हुआ है। ठीक। सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि सूतकोतड़ा तथा मोहनजोदड़ो से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। यहाँ पर घोड़ा नहीं था, घोड़े से परिचित नहीं थे, फिर भी घोड़े का हड्डी मिला है सूतकोतड़ा और मोहनजोदड़ो से। एक राना गुंडई स्थल है, वहाँ से तो उसके दांत मिले हैं। अब ये क्यों मिला होगा कि जहाँ घोड़ा है वहाँ वाले यहाँ व्यापार करने आए होंगे। ठीक। तो अपने घोड़े वोड़े को लाए होंगे, यहीं हो गए स्वाहा, तो वो हड्डी वड्डी यहीं बची रह गए, दांत हो। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, फिर से सुन लीजिए कि सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि सूतकोतड़ा तथा मोहनजोदड़ो से घोड़े की हड्डी पाई गई है और एक राना गुंडई से घोड़े के दांत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब यह तो आपके अर्थव्यवस्था में हो गई, यानी आर्थिक स्थिति में। अब हम थोड़ा उद्योग की बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में कैसा उद्योग था, धातु कौन सी थी, कैसे थे। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, उद्योग एवं धातु हम लिखे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कार्य वस्त्र बुनाई था। ठीक। तथा इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाना प्रमुख शिल्प कार्य था। जो हड़प्पा के लोग थे उनका जो प्रमुख कार्य था वस्त्र बुनाई था और साथ में मिट्टी के बर्तन बनाना भी था। ठीक। सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, शीशा आदि धातु का प्रयोग करते थे, यानी इनको ये सब धातुएं पता थी। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित कब होते हैं? उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व। ठीक। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल अतिरंजी खेड़ा एक स्थान है, वहां से लोहे का साक्ष्य मिला। ठीक। पहली बार। इसके पहले लोहा नहीं था। जब लोहा मिला तभी तो युद्ध छिड़ा भाई। खंजर बना, तलवार बना, भाले बना, न जाने क्या क्या युद्ध जैसे चीज़ें बनी। ठीक। बाकी आप बड़े समझदार हैं, आप लोग जानते हैं भाई पूरा इतिहास ही, फिर आगे की जो भी युद्धों पे ही तो है। युद्ध करो, जीतो, अपना साम्राज्य बनाओ। जब उनके साम्राज्य में थोड़ा पतन होता, उनकी स्थिति कमज़ोर होती है, तो पता चलता है कि उनका सेनापति ही राजा बन जाता है ना। सेनापतियों को अधिकतर पाए गए हैं, या दूसरा कोई आक्रमण करके आता, उनको हरा जाता है और खुद स्थापित कर लेता है। और इसी तर्ज पर बाह्य आक्रमणकारी भी आए कि यहाँ पर तो ऐसे चलता है, हराओ, जब हरा दो तो जीत लेंगे, वो चीज़ हमारी हो जाएगी। तो आपने देखा मध्यकाल की स्थिति क्या थी। फिर अंग्रेज भी आए, अंग्रेज़ों ने भी कम नहीं किया, अंग्रेज़ों ने तो खूब अत्याचार किए। खैर जो भी आया वह यहाँ से लूट के ही ले गया, कुछ न कुछ दिया। अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने कुछ न कुछ दिया, वह ठीक वैसे ही जैसे भूकंप आता है ना, बहुत सारे अंग्रेज़ों को लोग पक्षधर होते हैं कि अंग्रेज़ ना आते तो ये ना होता, वो ना होता। हो सकता है, पर याद रखें अंग्रेज़ का आना एक भूकंप है। जैसे जब भूकंप आता है धरती फट जाती, कहीं कोयले के खान दिख जाते हैं, कहीं पेट्रोल दिख जाता है, कहीं कुछ धरती के नीचे। बस कुछ ऐसे ही भूकंप थे, वो आए, कुछ चीज़ें दे गए, लेकिन ले ही गए। ठीक। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि पहली बार सैंधव लोगों ने ही
कांसा धातु का उपयोग किया था। ठीक, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कह जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बार कांसे का प्रयोग होता है। 10% तांबा नहीं, पहले बताया ना, 9% तांबा और 1% टिन मिला के कांसा बनता था। ऐसे बताया था? नहीं बताया था ना। 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन, ऐसे बताया था। हाँ, ये सही है। 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 90% तांबा, 10% टिन। ठीक, ये तो हम आपको ऐसे बता रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं भी अलग बोल सकती हूँ, लेकिन जब आप हंसे ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपकरण पत्थर के बने थे। जो सिंधु सभ्यता में थे सर्वाधिक उपकरण पत्थर के बने थे तथा धातुओं में तांबा के बने थे। अब पत्थर के बने, कांसा के क्यों नहीं बने? क्यों? क्योंकि कांसा यहाँ नहीं क्योंकि टिन यहाँ नहीं पाया जाता था, इसलिए यहाँ पर कांसे का निर्माण नहीं। क्योंकि टिन की आवश्यकता थी कांसा बनाने के लिए। ठीक, और टिन अफगानिस्तान से आता था, दुर्गम रास्ते थे। सोचिए कैसे आया होगा। तो टिन की कमी होने के कारण कांसे का प्रयोग कम हुआ था। ठीक, सिंधु क्षेत्र में कांसे के उपकरण कम मिले हैं क्योंकि कांसा बनाने में तांबे के साथ टिन की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि टिन अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, खरीदा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग राजस्थान की खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे तथा राजस्थान के ज्वार क्षेत्र से चांदी प्राप्त करते थे। तांबा आप लोग खूब जानते हैं, राजस्थान में खेतड़ी में मिला, लेकिन चांदी कहाँ मिल रहा था? राजस्थान के एक ज्वार क्षेत्र है, ज्वार स्थल है, वहाँ से चांदी मिलता था। किसको? हड़प्पावासियों को। ठीक, हड़प्पावासी सोना कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से प्राप्त करने थे। कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थल है कर्नाटक। ठीक, वहाँ से कोलार स्थान है, वहाँ से सोना प्राप्त करते थे हड़प्पा वाले लोग। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में बाह्य व्यापारों में बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका थी। भाई यहाँ पर क्षेत्रीय व्यापार होते थे। कच्चा माल जुटाया, सामान बनाया तो उसको कैसे बेचते थे बाहर जाके, और वो कैसे जाते थे? नाव के माध्यम से जाते थे, और वहाँ पे बंदरगाह इसलिए उपयोग किया, यानी कि बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका थी। और कई सारे बंदरगाह हैं जो प्रमुख हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा में आने की संभावना हो सकते हैं। ठीक, अब जो बंदरगाह थे उस समय के, सुतकागेंडोर, ठीक, सुतकाकोह, बालाकोट, डाबरकोट, भगतराव, प्रभास पाटन, रंगपुर, मेघम गुजरात में आदि प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक, इन बंदरगाहों के नामों को रट लेना है आप लोगों को। ठीक है ना? अब आगे देखिए, आगे लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक, लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वार और भाटा आप लोग जानते होंगे ना। जो लोथल था वह जो जहाज रहती थी भाई, शिप, ठीक, कुछ इस तरीके का बनी रही होगी। जब ज्वार आता था तो क्या होता था, और भाटा आता था तो क्या होता था? यहाँ पर कुछ लगे रहते थे, ठीक, पर्दे। तो जब ज्वार आता था तो अगर नाव समुद्र में है तो ज्वार के माध्यम से नाव किनारे लग जाती थी। उस समय कोई स्टीमर नहीं थी। ठीक, जब वापस जाता था पानी, भाटा, तो फिर क्या करता था? अगर भाटा हुआ तो इधर से
पानी की लहरें जब वापस गई तो यह क्या करता था, नाव को वापस इधर समुद्र में ले जाता था। ठीक, तो उसी तरीके से नाव आती और जाती थी तटों पर। ठीक, यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना। ज्वार भाटा आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, भूगोल में पढ़े होंगे ना। तो देखें, लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था। ठीक, बालाकोट तथा लोथल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सीप उद्योग, ठीक, यहां पर सीप का उद्योग होते थे। सुतका गेंडोर को सैंधव सभ्यता का चौराहा कहा जाता है। ठीक, सुतका गेंडोर को सैंधव सभ्यता का चौराहा कहा जाता है। ठीक, और सीप उद्योग कहाँ था, लोथल और बालाकोट में सीप उद्योग था। बाह्य व्यापार सैंधव सभ्यता के पक्ष में था। जो बाह्य व्यापार था वह सैंधव सभ्यता के पक्ष में था। आप लोग जानते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, बहरीन, ओमान ऐसे जगहों पे व्यापार करते थे ना। बाह्य व्यापार में नाव का प्रयोग करते थे तथा आंतरिक व्यापार में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक, बाह्य व्यापार यानी जो विदेशों में जो व्यापार होता था वह नाव के माध्यम से, नाव से सामान जाता था, उसके बदले विनिमय प्रणाली थी, तो वहाँ से भी वस्तुएं इधर आ जाती थी। ठीक, और अगर इनके अपने क्षेत्र में आसपास में अगर व्यापार जो करना होता था तो क्या करते थे, वो बैलगाड़ी के माध्यम से करते थे। एक सुनिए, यहाँ जो अर्थव्यवस्था की जो हम बातचीत बताएं कि सबसे पहले क्या था, यहाँ पर कृषि करते थे। कृषि इतना ज़्यादा हो गया और जनसंख्या भी बड़ी होगी, तो कुछ लोगों ने कृषि कार्य को थोड़ा कम किया, कृषि कार्य को छोड़कर शिल्प उद्योग में गए, शिल्प उद्योग व्यापार में गए। इस तरीके से व्यापार बढ़ा, फिर क्या हुआ, नगरीकरण हो गया। ठीक, लोथल से एक मिट्टी का नमूना प्राप्त हुआ जिस पर पतवार लगा होता था। लोथल से एक लोथल से एक मिट्टी का नमूना प्राप्त हुआ, नाव का, मिट्टी का, भाई यहाँ नाव लिख दीजिएगा, नाव का नमूना प्राप्त हुआ जिस पर पतवार लगा होता है, यानी कि जो मिट्टी का जो नमूना प्राप्त हुआ है, ठीक, पतवार लगा हुआ, यानी कि उस पर एक वैसा बना है कि उस पर एक छिद्र बना हुआ है, यानी कि वो पतवार लगी थी, एक उसको आने जाने के लिए भाई कपड़ा, ठीक, कपड़े टाइप का लगा था पतवार। बाह्य व्यापार में दैनिक उपभोग की वस्तुएं शामिल नहीं थी। जो बाह्य व्यापार होता था सैंधववासियों का, वो दैनिक रोजमर्रा की जरूरत वाली वस्तुएं व्यापार नहीं होती थी। वह वस्तुएं व्यापार होती थी जो महंगी कीमती थी, जो विदेशों के क्षेत्रों में नहीं पाए जाते थे, उनका व्यापार करते थे। तब तो उनको निश्चित एक अच्छा मूल्य मिलेगा, भाई उनके पास नहीं रहेगा तब तो उसने महंगे दामों पे खरीदेंगे। विलासितापूर्ण एवं इनके क्षेत्रों में जो अपर्याप्त वस्तु थी, इनके क्षेत्रों में, इनके के लिख दीजिए, इनके क्षेत्रों में जो अपर्याप्त, जो चीज़ें नहीं मिल रही थी वही चीज़ें बाह्य व्यापार करते थे सिंधुवासी। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। वस्तुओं की पहचान के लिए वस्तुओं के गट्ठरों पर मोहर का प्रयोग करते थे। उस समय मुद्रा वाली बातचीत नहीं थी, जो भी होता था वह विनिमय प्रणाली था, सामान देना और सामान के बदले सामान लेना, ठीक, मुद्रा नहीं था। और जो भी इनके पास जो बाह्य व्यापार में जो गट्ठर बनते थे वस्तुओं के, सामानों के, उस पर इनका मोहर लगा होता था पहचान के लिए, ठीक, गट्ठरों पे मोहर लगा था। सैंधव सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, जो सैंधव सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो कहाँ था, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ओमान, बहरीन आदि देशों के साथ होता था, ठीक।
किंतु मिस्र के साथ इनका घनिष्ठ व्यापारिक संबंध नहीं था। एक मिस्र ऐसा था जो इनके पास घनिष्ठ संबंध यानी कम संबंध था। ठीक। हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से था। सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। हालांकि यह संबंध प्रत्यक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकी हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में एक स्थल था। जो स्थल का मतलब, स्थल कौन सा था? ये बहरीन। एक बहरीन जो है, बहरीन का प्राचीन नाम दिलमुन था। ठीक। वह दिलमुन जो है मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में था बहरीन। ठीक। यानी उस समय का दिलमुन। अब कैसे? क्योंकि यहाँ से जो सामान जाता था वो पहले बहरीन जाता था यानी दिलमुन जाता था, उसके माध्यम से फिर वह मेसोपोटामिया जाता था। ठीक। मेसोपोटामिया के एक राजा हैं, उनका नाम है सरगौन। सरगौन के समय एक साहित्यिक स्रोत में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द लिखा हुआ है कि वहाँ जो मेसोपोटामिया का जो राजा थे उनका नाम था सरगौन, और वहाँ के साहित्यिक जो स्रोत हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द लिखा गया है। और ओमान के लिए मागन या मगन लिखा है। गगन हमने लिख दिया भाई, मागन या मगन लिखा है। ठीक। अब मगन कहीं लिखा हो तो मगन पे लगाइए या मागन पे। ठीक। मागन तथा बहरीन के लिए दिलमुन शब्द लिखा गया। ठीक। वहाँ का जो राजा का जो साहित्यिक स्रोत है वहाँ पे बहरीन के लिए दिलमुन और ओमान के लिए मागन या मगन। ठीक। और सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द लिखा है। हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरें मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन तथा फारस की खाड़ी में फैलका द्वीप से प्राप्त हुई है। फिर से सुनिए, मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन और की जो मोहरें हैं, वह मोहरें फारस की खाड़ी में एक द्वीप है, उसका नाम है फैलका द्वीप, वहां से प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यह लाइन हम पहले भी लिखवा चुके, लेकिन यहाँ एक ही साथ हो जाएगा इसलिए फिर से दोहरा दिया था। ठीक। फारस की एक मोहर लोथल से प्राप्त हुई थी, यह भी लाइन शायद दोहरा गया है, पहले भी हो चुका, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा है ना तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखवा दिया। ठीक। तो देखिए कल की क्लास और होगी, उसके बाद हमारी यह सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगी। उसमें पतन रह गया है, थोड़ा सा है। ठीक। पतन मैं आज भी पढ़ा लूँ लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तो वह कल वाली वीडियो में हो जाएगी। ठीक। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।